अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स, माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नावल हब में नावल एक्सट्रीम लव किडनैपिंग बेस्ड रूड हीरो के साथ बहुत ही रोमांटिक हार्ट टचिंग नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। इससे आप तक आने वाली हर वीडियो पहुंच सकती है। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिया करें। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज के एपिसोड बहुत ही रोमांटिक और हार्ट टचिंग होने जा रही है। ये बात वो अच्छी तरह समझ रहा था, इसलिए लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट लिए अस्पात में सर हिलाता हुआ चेंज करने चला गया। इस मुश्किल वक़्त में गरीनी इसके लिए फरिश्ता बनकर आई थी, जो अपने साथ आए पड़ोस के लड़के की मदद से उन लड़कियों को घूरती हुई बातें सुनाती वहां से भगा चुकी थी। पड़ोसी लड़की को शुक्रिया कहकर रुखसत करते ही वो सीधा उसको सहारा देती मार्केट में थोड़ा आगे चलकर एक दुपट्टे वाले की दुकान में ले गई। वहां से उसके लिए एक चादर स्टाइल का दुपट्टा खरीद कर उसके सर समेत पूरे सरापे को ठीक से कवर करती वो सहारा देती बाहर आई। थोड़े दूर चलकर उन्हें रिक्शा भी मिल गया था, क्योंकि माही को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी, इसलिए 10 मिनट की दूरी पर मौजूद अपने घर तक पहुंचने के लिए वो रिक्शा ही ले रही थी। इस सब के दौरान उन्होंने माही को कोई सवाल नहीं पूछा, बस चुपचाप उसको सहारा देती रही। घर के आगे रिक्शा रोकते ही उससे पकड़े हुए अंदर ले गई और आरपा को आवाज़ देने लगी। उनकी आवाज़ पर किचन में रात के खाने की तैयारी के लिए रोटियां बनाती आरपा जल्दी से बाहर आई और अम्मा के साथ ही माही को देखकर हैरत से खड़ी रह गई। माही बीबी, आरपा ने बड़बड़ाते हुए उसका नाम लिया। आरपा जल्द भाई के पास जाओ और उनसे कहो जाकर डॉक्टर को घर लेकर आए। माही बीबी की टांग पर चोट लगी है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, जल्दी जाओ, मेरी शक्ल न देखो। हलीमा बी ने माही को बरामदे में पड़े तख्ते पर बिठाते हुए आरपा जल्दी से होश में आती इस बात में सर हिलाकर ऊपर भागी। माही बीबी ऊपर होकर बैठ जाए, अभी डॉक्टर आ जाता है तो आपको चेकअप कर लेगा और उसके बाद कपड़े वगैरह बदल कर खाना खाते हैं। उन्होंने माही के झुके सर को थपथपाते हुए कहा। लहजे में प्यार ही प्यार था, जो हमेशा से उनके लहजे में उनके लिए होता था। गरीनी, उसने उसका सर पर हाथ रखकर सर पर से हटाकर उन दोनों हाथों में थाम लिया और उसके हाथों पर सर रखती रोती चली गई। हलीमा बी ने उसको रोते देखकर बेसाख्ता गले से लगा लिया। उनके गले लगते ही वो फूट फूट कर रोने लगी थी। इतने बुरे हाल में देखकर वो दहल तो बाजार में ही गई थी, मगर उसकी बिखरी हालत देखकर वो फौरन उसका हाल पूछना नहीं चाहती थी, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा हो रहा था इस वक्त वो बहुत तकलीफ में है। इसलिए उसे तसल्ली देती हुई बोली, माही बीबी चुप हो जाएं, इस तरह मत रोएं। ये तो मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त किसी बहुत बड़े कर्ब से गुजर रही हैं। मेरे दिल गवाही दे रहा है, और इन हाथों से पालकर जवान किया है, आप सबको औलाद की तरह मोहब्बत की है। आरफा और आप में कोई फ़र्क नहीं समझा। मैं तो सोच कर खुश हो जाती थी कि मेरी बेटियाँ अपने घरों की होगी, अब अपने शोहरों के साथ खुश खुर्रम जिंदगी गुजार रही होंगी, मगर आज आपको इस तरह देखकर मेरा दिल फटा जा रहा है। आप रोए नहीं, मुझे आपसे आपके आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे। कहते कहते खुद हलीमा भी उसके साथ रो पड़ी। कब से उसको देख कर बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब इनका जब्त जवाब दे गया था। उसने जल्दी से उनसे अलग होकर अपने आंसू साफ किए, फिर अपने दुपट्टे से उनके आंसू पूछने लगी, ग्रीनी प्लीज़ रोए मत, आई प्रॉमिस मैं नहीं रोऊंगी, प्लीज़ चुप हो जाएं। उसने उनकी बुरी आंखों में बसे दुख को देखकर अपने आंसू अंदर ही उतार लिए थे। वो दोबारा बिन बुलाए मेहमान की तरह चले आ रहे थे। तभी आरफा भी आलम चचा के साथ मोहल्ले के डॉक्टर को लिए चली आई और रोती हुई माँ का चेहरा सवालिया नज़रों से देखने लगी। हलीमा भी उससे नजरें चुराती अब डॉक्टर को माही की टांग दिखा रही थी, जो बूढ़े मेल डॉक्टर को देख कर झिझक रही थी। आलम चचा उसके जख्म की नोयत का सुनकर पहले ही बाहर जा चुके थे। टखरे से ज़रा ऊपर टांग की पिछली साइड पर तकरीबन 3 इंच लंबा जख्म किसी नुकीली चीज़ से ज़रा ज़ोरदार ज़रा मारने जैसा था, जिस पर इस वक्त इतनी ज़्यादा सूजन थी कि उसकी गहराई का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था। उसकी टांग जख्म वाले हिस्से से आगे अला तक नीली हो रही थी। डॉक्टर ने जैसे ही जख्म से कुछ हुआ और एक तेज़ चीख उसके लबों से निकली थी। हलीमा कभी दिल इस तकलीफ से तड़प उठा था। डॉक्टर ने धीरे धीरे जख्म को साफ करके पट्टी बांधी और इंजेक्शन लगाया, जिसको उसने खामोशी से लगवा लिया। ये बात इस बात का सबूत थी कि उसे सच में मुझ में बेहद तकलीफ थी, वरना इंजेक्शन का नाम सुनते ही माही पूरा घर सर पर उठा लेती थी। आपा खामोशी से उसे देखे जा रही थी। नाजुक अंदाम तो वो शुरू से ही थी, मगर इस वक्त बिल्कुल लागल लग रही थी। सफ़ेद रंगत जर्द हो चुकी थी और उसकी खूबसूरत नीली नशीली आंखों के नीचे बड़े हल्के रुखसारों की उभरी हड्डियां और अंदर धसी आंखें। उसके चेहरे पर जगह जगह हल्के नील और लाल निशान नजर आ रहे थे, जिसे सोच कर निचले होंठ सूज कर मोटा सा हो रहा था और उसके जिस्म पर मौजूद
गहरा लाल रंग का जोड़ा जो इस वक्त मैला चकट हो रहा था, दुपट्टे से झांकते हुए उसके उलझे बाल उसके जो बलों की सूरत में ऊपर से मुड़े हुए थे और उसके हाथों की कलाइयों पर गहरे गहरे लाल लाल गोल गोल निशान बने हुए थे और जगह जगह खाल छिली हुई थी, जैसे उसके हाथों को रस्सियों से बांधा गया हो और मजामत की कोशिश में हाथों की खाल छल छिल गई हो। जैसे जैसे अरपा उसका गौर से मुआयना कर रही थी, उसका दिल बैठा जा रहा था, क्या माही बीबी पर किसी ने तशद्दुद किया है? मगर वो तो अपने ससुराल में थी, उनके शोहर पर वो तो परवानों की तरह उन पर निसार थे। तो फिर ये क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उनके साथ जो आज इतने बुरे हाल में थी? उनके जहन में उस वक्त कई सवाल घूम रहे थे जो कि जवाब बस माही के पास थे। हलीमा बी की आवाज़ पर हड़बड़ा कर होश में आई, जो उसे माही को साथ ले जाकर नहलाने का कह रही थी। आरफा बीबी की टांग में चोट लगी, इसलिए एहतियात से इनको कुर्सी पर बिठाकर दूसरी कुर्सी पर इनकी टांग रखना और बाल्टी ऊंची करके इनके पास ही रखना ताकि आराम से पानी इनका हाथ पहुंच सके, और बाथरूम के बाहर मौजूद रहना ताकि जब माही बीबी आवाज़ दें तुम उनको सहारा देकर बाहर ले आओ। जाओ पहले अपना कोई अच्छा सा जोड़ा निकालो माही बीबी के लिए। हलीमा भी फौरन हारफा को हदायत देती हुई माही के पैर को आहिस्ता से छूकर देख रही थी और उसके पैरों की उंगलियां भी काफ़ी सूजी हुई थी। बाएं पैर का टांग का हाल मुख्तलिफ नहीं था और इस पैर पर जख्म नहीं था, वरना इन चोटों से ये बायां पैर भी भरा हुआ था। हलीमा बी ने सवालिया नज़रों से माही को देखा, जो इनसे नज़रें चुराती हुई सामने से आती अरबा की तरफ मतवज्जो हुई थी, जो उनको सहारा देती बाथरूम ले जा रही थी, जबकि हलीमा बी को पुरसोच दुखी नज़रों उनकी पीठ पर जमी हुई थी। आज रात की हैमिल्टन की आखिरी रात थी। कल सुबह उनके पास पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट थी और उस शाम में पैकिंग का काम निपटाया जा रहा था। तेज़ी से पैकिंग करते हुए चारों एकदम एक दूसरे से शदीद हपा थे। इसी वजह से पूरे अपार्टमेंट में इस वक्त खामोशी का राज था। हैमिल्टन में खून करने की सज़ा अगर करंट देकर मारने की ना होती तो आज वो चारों एक दूसरे का खून कर चुके होते। ये ख्याल उनका था। उन्हें बस कौन समझाता कि जब चारों नहीं मर जाना था तो सज़ा के लिए कौन बचता। वो अपने मुश्तरका बेडरूम में अपने अपने पड़े ट्रोलिंग व्हील बैग्स को भी खोले, सूजे फूले नीले पीले चेहरों के साथ तेज तेज सामान को रखकर कम ठोस ज़्यादा रहे थे। और मेरी ब्लू जीन्स कल की किसी चोटी वाले मलंग बाबे ने ले ली थी, अब फ़ौरन वापस की जाए, वरना इसकी अशनान वाली हालत पे आयशा मुराद के घर के बाहर चिपका दी जाएगी। आदि ने भी कीना तोड़ नज़रों से फाहम को देखते हुए कहा, जिससे उसकी नाक को अपने खतरनाक पेंचिस से नीला कर दिया था। और एक तो डैशिंग कमीने का हाथ भी बहुत भारी था, ऊपर से बेहतरीन एथलीट होने की वजह से बेहद फ्लेक्सिकल था। अक्सर खुद इन दोनों से पिटाई खाता था और जब इनकी धुलाई करने पर आता तो अगली पिछली सारी कसर निकाल लेता था। उसके तेजी से पड़ते हाथ सामने वाले दिन में तारे दिखा देते थे। अब भी आदि नाक सुजाने के बाद भी इस पर दोबारा हमला करने की धमकी दे चुका था, जिस पर आदि हासा बनाया हुआ था और उस बार बार कहर भरी नज़रों से देख रहा था। आदि रकीम अब हाली के पास भी एक स्विमिंग का भी था। आदि इससे फ़ायदा उठाना चाह रहा था। फाहम ने दूर खड़े खड़े ही खींच कर जीन्स आदि के मुंह पर दे मारी थी और जो उसकी हंसा रगड़ती नीचे से गिरी थी। मैंने भी फिर जलपरी को किसी भूखे भेड़िए होश के पुजारी की असलियत बता देनी है, जो ख्वाब में लड़की से इश्क लड़ाता है, असल में लड़के पर हमला करता है। वो है ही बेचारी सी मासूम, यकीन कर लगी। फाहम ने हाथ झाड़ते हुए हिसाब बेबाक कर दिया था। आदि के दिल पर जैसे बर्छियाँ सी चलने लगी थी। तो भूला नहीं अब तक वो बात? डैशिंग कमीने, अगर गलती से भी तूने कोई बकवास मरूसा से की तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, कच्चा चबा लूंगा, तेरी आधी नस्लें खा जाऊंगा। आदि ने गुस्से झाड़ते हुए कहा था। धमका किसको रहा है? मैंने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, तो मुझे चबाएगा, मेरी नस्लें खाएगा? तो सुन ले, मैं तुझे अभी यहीं ख़त्म करके तेरी नस्लों का सिलसिला ही रोक दूंगा। फाहम ने भी इसी के अंदाज में कहते हुए इसके अकलौते होने पर चोट की थी, जिस पर आदि मजीद तप उठा था। हाँ तो आना देखता हूँ मैं कैसे ख़त्म करता है मुझे। एहसान फरामोश आदमी, तुझे तो मेरे ही पैर धोकर पीने चाहिए। मत भूल मेरी महरूसा की वजह से तुझे तेरी शेरनी दोबारा मिली है, वरना ना मुराद ही लौटता पाकिस्तान वापस। आदि ने भी लगिल हाथों से हिसाब बराबर किया था। ना तो मुझे क्या लगता है वो ना होती तो मुझे आयशा नहीं मिलती। गलत फहमी में है तू। मेरे जज्बे सच्चे थे तभी तो वो मुझे दोबारा मिली, इसलिए खुद को उस छोटी जलपरी को क्रेडिट मत दे बगैरत। तू सचमुच फाहम पर हतम थी। और फिर आदि ने कड़कर सोचा और एक नज़र दांत निकालते हुए किंग फूड पांडा को देखा, जो कमीना उन दोनों की लड़ाई में हमेशा चस्के लेता था। अबे
तू क्या दांत निकाल रहा है? याद रख तेरी लात उधार है मुझ पर। तुम मनहूसों ने जितनी सुबह बेदर्दी से मारा है ना, मुझे बदला में लेकर रहूंगा। आदि ने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहा था, और तूने जो हमारी बूथियों का हाल किया है, इसको भूल गया है क्या? जरा देख हमारी सूरत, तो इस हालत में हम बाहर जाने के काबिल भी नहीं रहे। पाकिस्तान कैसे जाएंगे? हालिब ने गुस्से से उसकी नीली पड़ती नाक को जोर से मड़ोड़ा। हालिब! आदि ने दर्द भरे अंदाज में जोर से चीखता हुआ हालिब पर चपट पड़ा था और उससे बचता हुआ हालिब तेजी से पीछे भागा, मगर भला वह सामने पड़े फाहम को लॉन्ग बूट्स का जिन्हें सामान रखने के लिए उन्हें ऐसे ही फेंक दिया था। हालिब का पैर बूट्स से ऐसा उलझा कि ऐसे ही सामने खड़े रकीम की बाहों में का सहारा लेता हुआ अपने सामने साथ ही ज़मीन बोस हो कर चुका था और अब हैरान परेशान सा था। रकीम नीचे और मुंह खोले हुआ था और हालिब उसके ऊपर पड़ा हुआ था। तभी एक तेज नसवानी चीख उन दोनों के एक साथ अपनी गर्दन मोड़कर सामने देखने पर मजबूर कर दिया, जहां स्टैचू उर्फ स्पेन दोनों हाथों को अपने खुले हुए मुंह पर रखे हुए शाउट से इन दोनों को देख रही थी। इसके साथ खड़ा डैशिंग कमीना भी अपने चेहरे पर आती बालों की लटों को पीछे करता हुआ तपाने वाली मुस्कुराहट से इन दोनों को देख रहा था। अपनी ऑकवर्ड पोजीशन का ख्याल सबसे पहले हालिब को आया, जो एक झटके से रकीम के ऊपर से उठ खड़ा हुआ था। रकीम भी उसके हटते हुए जल्दी से अपने कपड़े झाड़ता हुआ खड़ा हुआ था। जिस वक्त आदि और हालिब एक दूसरे से उलझ रहे थे, उसी वक्त खुले दरवाजे से फाहम ने सफीन को बाहर से अंदर दाखिल होते हुए देख लिया था। उसे देखकर एक पल को फाहम शॉक्ड रह गया था, मगर फिर कुछ याद आने पर चुपके से बाहर खिसक लिया था। अभी कुछ देर पहले उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और ऑर्डर फाहम ने ही रिसीव किया था। तभी आदि बेगैरत उसे चोंच लड़ाने में वहीं गेट पर आ गया था, इसलिए वह दरवाज़ा लॉक करना ही भूल गया था। अब बाहर खड़ी सफेद देखकर उसे याद आया था कि तभी बाहर निकलकर उसके पास पहुंचा। वो शरारत से मुस्कुराता हुआ उसके सलाम का जवाब देकर उसके हाल वाल पूछने लगा और फिर इन तीनों के मुतवक्की हालत को देखकर सोचा कि सीधा इनके अंदर चला जाए, और जहां सचमुच हालिब और रकीम की हालत जार ने उसे मज़ा दे दिया था। आदि ने भी इसकी हालत देखकर हैरान परेशान सा अपनी नाक को थोड़ा हाथों में छुपाया खड़ा था। आई एम सो सॉरी, मैं शायद गलत वक्त पर आ गई, मगर आप लोगों को कल शाम डिनर के लिए इनवाइट करने आई थी। आप लोगों ने मरूसा की कितनी हेल्प की, हमने पापा को बताया था और आपके बहुत एहसान माना है, इसलिए पापा ने आपको रात डिनर पर बुलाया है। तीनों को देखते हुए हालिब की तरफ मुतवज्जो हुई, जो उसको देखने पर तेजी से मुड़ा था और अपने और रकीम की बेड की साइड टेबल पर पड़ा अपना गूगल उठाकर पहनने लगा। और सफीन जो उसकी सूजी आंख देख चुकी थी, उससे हालिब ये तेजी छुपी नहीं रह सकी और इसलिए वो एक एक करके इन तीनों के बिगड़े चेहरे देख रही थी। बाहर फाहम का चेहरा देखकर भी उसे अजीब सा लगा था, मगर अंदर आकर बाकी तीन की सूरतें भी बिगड़ी पड़ी थी। वो जैसे जैसे समझती जा रही थी कि इनके मुंह से हंसी का फव्वारा छूटा जा रहा था। यकीनन इन तीनों के बीच आयशा वाला एक धुलाई सीन हो चुका है। वह मुश्किल से अपनी हंसी जब्त करती हुई बज़ाहिर बड़ी संजीदगी से बोली, आप लोगों के फेस पर क्या हुआ है? आप सब ने शायद किसी वेल नोन मेकअप आर्टिस्ट की सर्विस ली है। कहते ही जब्त करते हुए वो भी खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसकी हंसी ने जल्दी पर तेल को पक्का काम किया। पुराने जख्म फिर से हरे हो गए थे। फाहम और रकीम ने शदीद तैश में आदि को घूरा और उससे पहले कि उसकी आंखों से निकलती गुस्से की चिंगारियां आदि को जला डालती, हालिब की संजीदा आवाज़ पर तीनों उसकी तरफ मुतवज्जो है। आपको हमारे अपार्टमेंट का एड्रेस कैसे पता चला मिस सफेन? सॉरी टू से, मगर इस तरह बिना इन्फॉर्म किए किसी के घर नहीं आना चाहिए। और रही बात कल की, तो कल हम आपको यहाँ डिनर पर नहीं आ सकते क्योंकि कल हम लोग वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। आप अपने मम्मा पापा को हमारी तरफ से थैंक्स कह दीजिएगा और साथ ही साथ ना आने के लिए एक्सक्यूज़ भी। बस बात लहजे में बोलता सामने खड़ी सफेन का पल पल बदलता चेहरा देख रहा था, जो कुछ देर पहले ही फूल की तरह खिला पड़ा था, मगर अब उसकी बात सुनकर बिल्कुल मुरझा गया। आई एम सॉरी, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। आई नो, मगर मेरे पास आप लोगों का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था और मुझे कल सुबह ही हम रेल ट्रेल गार्डन में मिले थे। मैंने तभी उन्हें अपना सैटरडे नाइट को डिनर के लिए कहा था। उनके साथ ही उनके अपार्टमेंट तक आई थी आपको इनवाइट करने, मगर उन्होंने मुझे मना कर दिया क्योंकि आप सब लोग इस वक्त सो रहे थे। तीनों ने गौर कर फाहम को देखा था और गुस्से से दांत खिचखिचाकर रह गए। कमीना वह हमेशा करने में अंजाम देता है, इसलिए अभी आई हूँ। आयशा भी आना चाह रही थी, मगर उसको किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ गया था, इसलिए मैं खुद ही आ गई। वो शर्मिंदा लहजे में कहती किसी हालिब को देखती जा रही थी, जैसे आंखों में ही आने की इल्तिजा कर रही हो, जिसको समझते हुए वो अनजान बन रहा था। आपके आने का शुक्रिया, मगर सॉरी मिस सफीन, हम नहीं आ सकते। अब आप जा सकती हैं, साफ लफ्ज़ों में कहता वो उसके साथ साथ इन तीनों को भी हैरान कर रहा था। बदलिहाजी और बेमुरवती के सारे रिकॉर्ड उसने आज उस किंग फूड पांडा ने तो तोड़ ही डाले थे। ये इन तीनों का मुश्तरका ख्याल था।
सफ़ेद ने तो उस साफ जवाब पर एक नज़र उसके बेतासर चेहरे को देखा और काले गूगल्स में नज़र आने वाले नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रहा था, मगर कितनी बुरी तरह से उसके साथ पेश आया था, इतनी बेइज्जती पर वो तेज़ी से आंखों में आई नमी को गर्दन छिलकाकर पलके झपकाते हुए रोक रही थी, मगर अपने शोल्डर बैग का स्ट्रिप इस तरह भी अंदाज में मरोड़ती हुई बिना किसी को देखे कोई बात नहीं, इट्स ओके जल्दी से कहती हुई मुड़कर गेट से बाहर निकल गई और उस संगदिल का कहा एक जुमला उसका जब्त खत्म कर देता, सबके सामने उसका भरम टूट कर रह जाता। इस तरह देखा जाता और उसे साकित रह गया था और उसे फौरन ही अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ था। इतना तो बदलिहाज वो कभी नहीं रहा था, पता नहीं क्यों इस प्यारी सी लड़की को देखते ही वो रूड हो जाया करता था। अपना रवैया उसकी समझ से बाहर था। उसने एक नज़र उन तीनों को देखा जो उसकी मलामती नज़रों को देख रहे थे और उन्हें उस पर शदीद गुस्सा आ रहा था। हो गया दिल खुश कमीने, साले किंग फूड पांडा, पड़ गई कलेजे में ठंडक, मिल गई तेरी अना को तस्कीन। उसकी बेइज्जती करके घमंडी मगरूर आदमी बड़ा काबिल बना घूमता फिरता है। सिफर है सिफर तो मेरी नज़र में, समझा किस बुरी तरह से दिल तोड़ा बेचारी का। कितने प्यार से इनवाइट करने आई थी, हमें नहीं जाना था तो आराम से भी कह सकता था, यूं मुँह फाड़ फाड़ कर मना करने की क्या ज़रूरत थी। रोती हुई हो गई है वो तेरी वजह से, तू प्यार के काबिल है ही नहीं। न जाने उसको क्या नज़र आया, तुझे जैसे खोते पर फिदा हो गई। सिर्फ उस सफ़ेद सूरज से धोखा खा गई, काला दिल तेरा तो देखा ही नहीं, तू बड़े ही पापा पर गया है और नहीं सिवाय उस शक्ल के उन जैसे तो कुछ भी नहीं तेरे अंदर। कहाँ वो जिंदा दिल हसास रवादार आजिज़ी पसंद बंदे, कहाँ तो नीम चढ़ा करेले की औलाद बेरंग इंसान। आह जोर से पड़ने वाले मुक्के ने रकीम की तेजी से चलती जुबानों को ब्रेक लगा दी, जो सफ़ेद को रोता देखकर हासा जोश में आ चुका था और अपने साथ साथ उसने आदि और पाम का हिस्से का भी गुस्सा हालिब कर निकाल डाला था और उसे सफ़ेद की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। दर पर्दा उसकी सूरत में अपनी सिंड्रेला नज़र आ रही थी, वही चेहरा वही आंखें और उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू देखकर वो बिफर गया था और फिर हालिब का हाथ का मुक्का उसकी बोलती बंद कर गया था। हो गया तेरा, या एक और डोज दूं? उसके लिए तेरे दिल में इतने दर्द उठ रहे हैं, तेरी बहन लगती है क्या वो? हालिब से उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए गरज कर कहा उसने। बहन नहीं मगर होने वाली साली ज़रूर लगती है और साली आधे घर वाली होती है, इसलिए मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। रकीब ने इस बार सही की नस पकड़ ली थी और आदि और पाहम उसकी तो थम्प्स करके दाद दी थी। क्या कहा, फिर से कहना ज़रा, क्या लगती है वो तेरी? हालिब ने आसीने चढ़ाते हुए एक आबरू चुकाते हुए उठाते हुए पूछा था। साली बोले तो आधे घर वाली, उसने आंखें बंद करके बड़े चटकारे लेकर कहा था। हालिब ने तैश में आकर उसे जोरदार मुक्का धक्का देकर पीछे दीवार से लगा लिया था और एक बाजू उसके सीने पर रखकर दूसरा मुक्का बनाकर उसे दिखाते हुए वार्निंग देने लगे वाले अंदाज में बोला था, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं अगर दोबारा उसे इन फजूल नामों से बुलाया तो। वो घर वाली माई फुट थाली बैंगन छिछोरे इंसान, एक तरफ उसकी बहन को पटाने के चक्कर में है और दूसरी तरफ उस पर भी नजर रखे हुए। खबरदार जो आज के बाद उसको नजर उठाकर भी देखा तूने और अंधा कर दूंगा तुम्हें हमेशा के लिए, समझे? उसने गुस्से से सुर्ख पड़ती आंखों में उसे घूरते हुए झटके से छोड़ा था और पीछे हटकर वापस पलटने लगा, जब पीछे से दांत खाते हुए रकीब की आवाज़ उसके कदमों को रोक दिया। क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम? तू तो उसे वैसे भी पसंद नहीं करता, तो तुझे कोई उसे कुछ भी कहे तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं उसकी बहन के साथ भी उसको पटाने का इरादा रखता हूँ, देखना कितनी जल्दी उसके साथ डेट पर जाऊँगा। जस्ट यू वेट एंड वॉच। आदि और पाम जो कब से सोफे पर बैठे उन दोनों को उलझते देख रहे थे, अब रकीब के लिए भी हैर की दुआ कर रहे थे, जो जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ डाल रहा था। हालिब के गुस्से की अब बस हो चुकी थी, वो तेजी से पलटकर उसके पास पहुंचा था और जोर से उसके पेट में घुटना मारते हुए उसका गला दबोच लिया था और जोर से दौड़ा था। पहली नज़र की मोहब्बत है मेरी, उसको पहली बार देखते ही आशिक हो गया था उसका, और पहली बार उसने किसी के लिए धड़कना सीखा है। और तू मुझसे छीनेगा उसे डेट पर लेकर जाएगा? जान से मार दूंगा तुझे। वो मेरी है सिर्फ और मेरी, अपने सिवा किसी और की नज़र उस पर पड़ने नहीं दूंगा। तीनों अच्छी तरह सुन लो और ज़हन नशीन बिगाड़ लो। हालिब, हसन शाह और सफ़ेद मुराद, मोहब्बत ही नहीं इश्क हो गया है। भीजे हुए सर्द लहजे में बोलते हुए वो रकीब को बाहर उबलती हुई आंखों और लाल चेहरे को देखकर अपनी गिरफ्त से उसे आज़ाद कर चुका था। रकीब गहरे गहरे सांस लेता अपने तनफ़ुस बहाल करने लगा था। फ़हम और आदि बेहरान और परेशान उसका जारहाना अंदाज देखकर खामोश खड़े हो गए थे। इससे पहले कि वो इन सब से कुछ कहता, तेजी से रूम से बाहर चला गया।
पीछे रूम में पहले ही उन दोनों से खांसते हुए रकीम की सूरत देखी, फिर उसकी शरारती हंसी देखकर खुद भी शरारत से मुस्कुराते हुए जोर से चिल्लाते हुए, याहू। रात खाने की टेबल पर वो खामोशी से बैठी अपनी सोचों में गुम थी कि हालिब की संजीदा आवाज़ पर उन तीनों ने चौंक कर उसे देखा। कुछ भी करके टिकट कैंसिल करवाओ, 1 हफ्ते से पहले हम कहीं नहीं जाएंगे, हालिब ने इन तीनों को देखते हुए दो टोक लहजे में कहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार सुफेन का मुरझाया हुआ चेहरा नजर आ रहा था। वो कल डिनर पर जाने का और सुफेन के एक्सक्यूज करने का इरादा रखता था।